ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर है, बावजूद इसके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जहाज पार नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान ने जहाजों पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके तेल, गैस और अन्य सामानों से लदे जहाज इस समुद्री रास्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। चलती जंग में तो ईरान ने हुर्मुज को बांध दिया था, लेकिन जंग रुकने पर भी उसका दबदबा बरकरार है और इसकी वजह है रूस और चीन। जी हाँ, बहरीन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार इस प्रस्ताव को रखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ सभी देश यूएन के झंडे तले सैन्य कार्रवाई करें, लेकिन बहरीन के इस प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया, जिसके चलते ये प्रस्ताव गिर गया। हालांकि इसके पीछे अमेरिका की मर्जी थी। अमेरिका भी यही चाहता था कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करवाई जाए, लेकिन रूस और चीन की वजह से उसकी भी नहीं चली। तो रूस और चीन की वजह से ही हुर्मुज में ईरान को बढ़त मिल गई, ऐसी कि उस वक्त भी हुर्मुज खुलवाने की हिम्मत अमेरिका कर नहीं पाया और ना ही किसी और देश ने रिस्क ली। और आज भी सीज फायर के बाद हुर्मुज के लिए किसी में दम नहीं है कि ईरान से भिड़ जाए या ऊंची आवाज में बात भी कर ले। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ये रूस और चीन के ईरान के साथ खड़े होने की वजह से ही मुमकिन हो पाया। हुर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई महज 34 किलोमीटर है, लेकिन महत्व इतना बड़ा है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध शुरू होते ही ईरान ने इस मार्ग पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जरिए कई जहाजों पर हमले किए, गोलियां चलाईं और आवाजाही को लगभग ठप कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि एक जहाज को यहां से गुजरने के लिए भारी भरकम रकम चुकानी पड़ी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। इस कदम ने वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर संकट में डाल दिया है और दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि ये छोटा सा रास्ता दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। यही वजह है कि ईरान आज भी पूरी दमदारी के साथ हुर्मुज पर डटा हुआ है और सीज फायर होने के बाद उसने हाथ तो खोल दिए हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी जहाज नहीं निकल रहा है। जिन जहाजों को ईरान कवर अप दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, वही आगे बढ़ रहे हैं और उसकी वजह है कि ईरान ने समंदर में माइंस बिछा रखी हैं। ये आरोप लगता रहा है और एक बड़े हिस्से में माइंस बिछी हैं। जिस हिस्से पर माइंस नहीं बिछी हैं उसी इलाके को ईरान जानता है, समझता है और ये ईरान को ही पता है। इसलिए उन्हीं रास्तों से वो उन जहाज़ों को पार करवा पाता है और बाकायदा इसके लिए फीस लेने का भी इंतज़ाम करने जा रहा है, जिसको लेकर के अमेरिका गुस्से में है। लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ पर, अपने संकल्प पर कायम है कि वो अपने जंग में हुए नुकसान की भरपाई इसी तरह करेगा। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को न सिर्फ भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, बल्कि उसकी एयर सुपेरियरिटी को भी चुनौती मिल चुकी है। इस पूरे युद्ध का चीन ने खुलकर फायदा उठाया है। चीन ने न सिर्फ इस युद्ध में कड़ी नजर रखी, बल्कि दावे के मुताबिक ईरान को खुफिया जानकारी भी देता रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा दावा सामने आया, जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी वायु शक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। दावा है कि चीन की एक कंपनी ने अमेरिकी स्टील्थ बमवर्षक B-2 जैसे टॉप सीक्रेट विमानों को ट्रैक कर लिया, वो भी उस वक्त जब वे ईरान में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। दरअसल चीन की हांगझोउ स्थित कंपनी जिंगन टेक, उनसे दावा किया कि उसके AI आधारित जिंगची सिस्टम ने अमेरिकी B-2 बम्बर्स से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया। कंपनी के मुताबिक यह सिस्टम सैटेलाइट डेटा, सिग्नल इंटेलिजेंस, एविएशन डेटा और ओपन सोर्स इनपुट को मिलाकर एक बड़ा ऑपरेशनल पिक्चर तैयार करता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस प्लेटफॉर्म ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती चरण में 4 B-2 बॉम्बर्स की गतिविधियों को ट्रैक किया और उनके मूवमेंट का एक अनुमानित मैप तैयार किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह डेटा कथित तौर पर उस वक्त कैप्चर हुआ जब अमेरिकी मिशन सख्त इमिशन कंट्रोल के तहत चल रहा था, यानी रेडियो सिग्नल्स को न्यूनतम रखने की कोशिश की जा रही थी। अगर यह दावा सही होता है तो यह अमेरिकी स्टील्थ तकनीक के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि B-2 बॉम्बर को दुनिया के सबसे एडवांस
लो ऑब्जर्वेबल यानी रडार से लगभग अदृश्य विमान के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जिंगन टेक का कहना है कि भले ही रडार से बचाव संभव हो, लेकिन अत्याधुनिक एआई सिग्नेट सिस्टम बेहद हल्के रेडियो उत्सर्जन को भी पकड़ सकते हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसके एआई मॉडल ने इन सिग्नल्स के आधार पर विमानों के संभावित रूट, स्ट्राइक के बाद की टाइमलाइन और वापसी के रास्ते का अनुमान लगाया। हालांकि इस दावे में एक अहम बात यह भी सामने आई कि जिंगन सिस्टम को विमानों के सबसे खतरनाक डीप पेनिट्रेशन फेज में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, बल्कि ट्रैकिंग मुख्य रूप से उनकी वापसी के दौरान हुई। यानी यह दावा पूरी तरीके से मिशन की सफलता या विफलता को नहीं दिखाता, लेकिन यह जरूर संकेत देता है कि स्टील्थ ऑपरेशनल्स अब पहले जितने उतने सुरक्षित नहीं रहे। इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है इसका टाइमिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंगन का सिस्टम जनवरी 2026 से ही अमेरिकी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा था और फरवरी के आसपास इसमें तेजी आई, जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी। कंपनी का दावा है कि उसने इन गतिविधियों को हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन की तैयारी के तौर पर चिन्हित किया और अपने क्लाइंट्स को अलर्ट भी जारी किए। ओपन सोर्स जानकारी बताती है कि जिंगन टेक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सरकारी एजेंसियों और डिफेंस कंपनियों को तकनीकी सेवाएं देती हैं। इसकी टीम में पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी और अलीबाबा, हुआवेई और बैडू जैसी बड़ी टेक कंपनियों के इंजीनियर शामिल बताए जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ एक निजी कंपनी नहीं, बल्कि चीन के बड़े टेक सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशें जैसे ही रंग लाती दिखी, हालात उतनी ही तेजी से फिर बिगड़ गए। करीब 40 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन यह राहत महज कुछ घंटों की ही मेहमान साबित हुई। सीज फायर के 40 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि इजराइल ने लेबनान में ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए साफ कर दिया गया कि उसके साथ कोई युद्ध विराम लागू नहीं है, यानी जंग का मैदान अभी शांत होने वाला नहीं है, बल्कि और भड़क सकता है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात देश को संबोधित करते हुए 2 टूक में कहा कि लेबनान में फिलहाल कोई सीज फायर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अरागची ने सीधे नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए दावा किया कि जैसे ही युद्ध विराम होगा, नेतन्याहू जेल जाएंगे। अब सवाल ये है कि युद्ध और राजनीति के बीच अचानक जेल की बात क्यों? यहीं से कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। नेतन्याहू पर चल रहे 3 बड़े केस। बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ 3 बड़े केस चल रहे हैं। केस 1000 गिफ्ट अफेयर। इस केस में आरोप है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने सालों तक महंगे गिफ्ट लिए हैं, सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी तक। ये तोहफे हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन जेम्स पेकर जैसे लोगों से मिले हुए बताए जाते हैं। आरोप ये है कि बदले में सरकारी फैसलों में मदद दी गई है। हालांकि नेतन्याहू कहते हैं कि ये सब दोस्ती में मिला गिफ्ट्स है, कोई डील नहीं थी। केस 2000 मीडिया डील विवाद। यह मामला और भी दिलचस्प है। आरोप है कि नेतन्याहू ने अखबार मालिक अर्नोन मोजेस के साथ एक सीक्रेट डील करने की कोशिश की। डील क्या थी? पॉजिटिव कवरेज के बदले मीडिया पर असर डालना। कुछ रिकॉर्डेड बातचीत भी सामने आई है, लेकिन नेतन्याहू इसे अनौपचारिक बातचीत बताते हैं। केस 4000 सबसे बड़ा आरोप। यह सबसे गंभीर केस है। आरोप है कि नेतन्याहू ने कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहते हुए टेलीकॉम कंपनी बेजाक को फायदा पहुंचाया। बदले में उनके पक्ष में पॉजिटिव खबरें चलाई गईं। यानी सीधा आरोप फायदे के बदले फायदा। इसी केस में रिश्वत का आरोप भी शामिल है। सजा कितनी हो सकती है? इजराइल के पीनल लॉ 1977 के तहत धोखाधड़ी और विश्वास भंग के लिए 3 साल की जेल हो सकती है। रिश्वत केस नंबर 4000 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर सभी आरोप साबित हुए तो सैद्धांतिक रूप से 19 साल तक की सजा मिल सकती है। साथ ही अगर कोर्ट नैतिक पतन मान लेता है तो नेतन्याहू पर चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है।